तो चलिए थोड़ा सा आज जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर आराम से कल करेंगे वहां पर काम। क्या शुरू किया था बेटा हम लोगों ने? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कंसेप्ट किसने दिया है? साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन ने। किसने दिया था? साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन ने। तो चलिए अब उससे आगे की कहानी हम लोग पढ़े। ये पेनवा का है, लिख इधर रहे जा उधर रहा है, समझे नहीं है। चलेगा कैसे नहीं, दौड़ेगा। चलिए अब जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो पहले हमने बता ही दिया था कि अगर सेंट्रल के अनुसार बात करें और स्टेट के अनुसार बात करें, दोनों ही जगह पर क्या होता है, नेशनल इनकम की जरूरत होती है। उसके बिना तो कोई भी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकता। अब देखना है कि इसके क्या यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस है। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा बेटा, यूजफुलनेस एंड significance of national income। यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम, कि आखिर नेशनल इनकम की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। तो भाई अभी हमने बोला ना कि कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा तो उसके लिए देखना तो पड़ेगा ना कि क्या इनकम हो रही है नहीं हो रही है। उसी के बेसिस पर तो आगे की चीजों को देखेंगे हम लोग। भाई कोई भी चीज हम लोग देखेंगे उसी के बेसिस पर ये भी ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ रेट कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल क्या रखा जाएगा, ये सारी चीजें देखा जाएगा हमारा। तो चलिए सबसे पहला इसमें लिखते हैं, या ऐसे पहले इसमें लिख ले कि क्या होता है यूजफुलनेस। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आगे से इसको सिर्फ NIA लिख दूंगा बेटा तो समझ जाना, ठीक है। अब पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग ना लिख करके आगे से क्या लिख दूंगा, NIA आर फंडामेंटल्स एग्रीगेट statistics in macroeconomic analysis and are extremely useful, especially for the emerging and transition economies, कि ऐसे कोई इकोनॉमी जो अभी क्या कर रहे हैं, तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं या जो बदलाव की दौर से गुजर रहे हैं, उन जगह के लिए ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये नहीं होगा। भाई देखो जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अभी काम शुरू किया है, जो सही तेजी से चल रहा है, जहां पे बदलाव का दौर है, उस जगह पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा। जैसे अभी वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, रोज उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आता ही रहता है। अभी जो आप देखोगे कि ये जो यूनिस का सरकार है, ये भी गिरने की कगार पे आ गए, लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है बहुत सारा, जो भी मदद मिल रहा था उन सबको रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजों को देखने के लिए, क्योंकि ग्रोथ तो रुकना नहीं चाहिए भाई, लोगों की जरूरत तो पूरा करनी है हमें, तो उसके लिए बाकी चीजों को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारे पास नेशनल इनकम का होना जरूरी है। अब होता क्या है कि जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग होगा तो उसके माध्यम से हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई आगे कैसे होगा क्या होगा,
किस तरीके से होगा वो सारा निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब जैसे आप लोगों की क्लास का डिसीजन हम लोगों ने सवेरे लिया कि भाई कल से वहां पर क्लास होगी, 11:15 बजे ये डिसीजन हुआ कि कल से वहीं पर क्लास करते हैं। फिर नवल भाई को कॉल किया गया कि भाई साहब कल से वहीं पर 208 में क्लास होगी। 1 से सवा घंटा के अंदर फोटो उसका आ गया कि सर क्लासरूम रेडी। 1 से सवा घंटा के अंदर उनका मैसेज आ गया हम लोगों के पास। दिखाता हूं मैं कि सर क्लासरूम रेडी, अब आपकी इच्छा है कि कब से क्लास रहना है। देख रहे हो क्लास का फोटो आ गया, क्लासरूम रेडी। बेटा हिमालय पे नहीं जाना है, रोडवा क्रॉस करते ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम प्रेजेंट के सिचुएशन को देखते हुए, प्रेजेंट की चीजों को देखते हुए फ्यूचर का हम लोग डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो फोरकास्ट करने के लिए भी क्या होगा बेटा, नेशनल इनकम का होना जरूरी है। फोरकास्ट के लिए भी क्या होगा, नेशनल इनकम का होना जरूरी है। तो लिखिएगा बिजनेस टू forecast the future demand for their products। बेटा आप लोगों के लिए ना सीए फाउंडेशन के मार्क्स बेसिस पर एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये टॉपर्स की तरफ से होगा, टॉपर्स अगर नहीं देगा तो उसके लिए मैं लायबल होगा, मैं दूंगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का 300 प्लस मार्क्स आता है, 300 या उससे ऊपर अगर आएगा, तो इंटर की फीस में 20% का डिस्काउंट, ठीक है। नहीं तो आपके बदले, अगर टॉपर्स नहीं देगा तो आपके बदले हम फीस देंगे, ये गारंटी है हमारा। अगर कोई भी बच्चा 325 से ऊपर मार्क्स लेके आएगा, ठीक है, 40% ऑफ। अगर कोई भी बच्चा 340 से ऊपर लेके आएगा, 100% ऑफ, ठीक है, 100% ऑफ, फ्री ऑफ कॉस्ट सीए इंटर। और पूरी फीस आपके सामने रिसेप्शन पे मैं देख के रिसिप्ट काटूंगा, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। अगर एनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट 95 प्लस अगर आ रहा है, बराबर 95 से ऊपर अगर आ रहा है, ठीक है, गुर्दे अपना ना भेज दूं मैं, 5001 रुपए का पुरस्कार। ओ 5001 लिखा हुआ है, 5001, 500 रुपया नहीं है, ठीक है। और अगर 90 प्लस आएगा तो 1100 का इनाम है। ये आपके लिए ऑफर है, आप अपना फोटो खींच के संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। और इसको आराम से लाया जा सकता है, जितना हमारे पास समय है। अगर ईमानदारी से पढ़ लो ना, बहुत कम चीजें हैं, ये आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी सब्जेक्ट में 100 ले आओ ना, 11,000 का इनाम दूंगा। और बताओ, अच्छा बात का भरोसा नहीं है। 100, ठीक है। क्या हुआ आज? अरे पॉइंट नहीं है रे, बोल बाकी क्या तुम लोग मैथ्स पढ़ता रे नालायक, कोमा लगा होता है, ठीक है। ये हमारी तरफ से इनाम की राशि आप लोगों के लिए घोषित करी जाती है।
अब ऐसा नहीं कि सर 300 आ गया तो फीस का 20% कैश दे दो, वो नहीं होगा, डिस्काउंट मिलेगा। पता चलेगा बाबूजी से पूरा पैसा लिया, 20% अपने जेब में, नहीं ऐसा नहीं है, 20% ऑफ रहेगा, कैशबैक नहीं है ये, ठीक है। हाँ हाँ कोई ठीक है, पता चलेगा हमसे पैसा लिया, दूसरे का वीडियो खरीद लिया। अरे चालाक तुम लोग कम थोड़े ना हो। चलो जी, हो गया यहां तक। क्या हुआ? 60,000 बेटा, 60,000, 60,000, 16। इस बार नहीं, इस बार क्या है, जो अर्ली बर्ड वाले बच्चे थे उनके लिए 55,000 ही फीस थी। चलो बेटा, तो देखो, तो क्या बोला बेटा कि बिजनेस टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, कि भाई अगर हम वर्तमान चीजों को देखेंगे तो उस बेसिस पर फ्यूचर की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। पहले की एक चैप्टर भी होता था डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत, डिमांड फोरकास्टिंग, बट अब वो अपने सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए हम ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करें, नहीं तो इस फोरकास्ट के ऊपर जो है पूरा का पूरा वो टॉपिक ही था। फिर कहता है बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब आगे से एनआईए ही लिखूंगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सोज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सोज composition and structure of national income in terms of different sectors of the economy। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सोज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और सेक्टर के बारे में ऊपर में बात कर ही चुके थे पिछले चैप्टर में, याद है ना, PST, प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑर्डर पेयर क्या था उसका, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, यही होगा ना। चलिए, फिर इसके बाद हम अगर बात करें तो कहता है NIA helps the government in making various sector specific development policies to increase ग्रोथ रेट। तो भाई जिस सेक्टर में लगेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस सेक्टर में लगेगा कि ज्यादा दिक्कत है, उस सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसी बना करके, अलग से नियम कानून बना करके, और फिर देखा जाएगा कि कैसे इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए, किस तरीके से ग्रोथ रेट इंक्रीज किया जाए, उसके लिए काम करने की बात आएगी या नहीं आएगी। तो वो भी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और साथ ही साथ आज देखते हो ना बेटा कि आपस में कंपैरिजन होता है कि टॉप 5 इकोनॉमी कौन है, फिर इंडिया भी अपने लिए बोलता है हम इतने नंबर पे पहुंच जाएंगे, इतने नंबर पे पहुंच जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? तो पूरे विश्व के साथ कंपैरिजन होता है या नहीं होता? तो इंटरनेशनल कंपैरिजन की भी बात करेंगे या नहीं करेंगे? इंटरनेशनल कंपैरिजन, ओके। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आखिर नेशनल इनकम की जरूरत क्या है, क्या उसकी यूजफुलनेस है, क्या उसकी उपयोगिता है। तो भैया हम उसके बेसिस पर आगे के बारे में कोई भी डिटर्मिनेशन ले सकते हैं, कोई भी चीज हम कर सकते हैं,
कोई भी अगर डिसीजन करना होगा तो वो हम लोग ले सकते हैं, ये बातें हमें करनी होगी। फिर उसके बाद हम कैसे ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है उसको देख करके उस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर पॉलिसी मेकिंग की जरूरत होगी तो वो सारी चेंजेज होगी, उसको बदलाव की जरूरत होगी, उसके लिए जो भी अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी वो उसके लिए बनाया जाएगा ताकि ओवरऑल क्या हो बेटा, ग्रोथ हो, है कि नहीं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा, वैश्विक तुलना की बात करते हैं, विश्व में एक दूसरे से क्या होता है, कंपैरिजन होता है या नहीं होता। ये सारी बातें हम लोग करते हैं किसके अंतर्गत बेटा, कि क्यों हमें नेशनल इनकम की जरूरत है। ठीक है, तो यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस कह दो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा यूजफुलनेस के बदले क्या, व्हाई नेशनल इनकम नीडेड, व्हाई नेशनल इनकम नीडेड, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता है, वही बात बता रही ना। तो वही चीज है, दोनों का मतलब आसान शब्दों में एक ही है कि यूजफुल एंड सिग्निफिकेंस कह दें या क्यों आवश्यक है उसकी बात कर दें, एक ही चीज है। अब जो है कि अगर नेशनल इनकम को समझना है, नेशनल इनकम को देखना है, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स को यहां पर देखना जरूरी होगा, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को देखना जरूरी होगा, बिना उस कंसेप्ट के काम हमारा चलेगा नहीं। कहीं ना कहीं हमें उसके लिए कुछ भी जो भी जरूरत है, देख रहे ना, यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम। अब इसमें हमारे क्या करना होगा कि अलग अलग कंसेप्ट की बात करनी होगी, किसकी बात करनी होगी बेटा, हमारा अलग अलग कंसेप्ट की बात करनी होगी। जैसे हमने यहां पर लिख दिया जीडीपी, अब इसी तरीके से इसी में डिफ्लेटर की बात आएंगे, फिर इन्फ्लेशन की बात आएगी, एनएफआईए की बात आएगी, डेप्रिसिएशन की बात आएगी, अलग अलग चीजें हैं हमारे पास। तभी तो इन सबों को मिलाकर के बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकता है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए क्या क्या बेसिक टर्म्स को देखना पड़ रहा है, क्या क्या बेसिक टर्म्स को समझना पड़ रहा है, उसी को हम लोग यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंतर्गत। उसी को कहां देखेंगे बेटा हम लोग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंतर्गत। तो लिखिएगा बेटा हेडिंग, डिफरेंट concepts of national income, different concepts of national income, कि नेशनल इनकम के क्या क्या अलग अलग कंसेप्ट हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग यहां पर कंसेप्ट लिख रहे हैं कौन सा है बेटा, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इवनिंग में ले रहे हो क्लास या नहीं भाई, इवनिंग में ले रहे हो क्लास की नहीं? कल कौन कौन लिया था, ईमानदारी से बताना। 1 2 3 4 5, वाह 6, चलो अच्छा, नहीं होता है, बिजी होते हैं लोग, कोई बात नहीं। अच्छा, रिकॉर्डेड भी किसने देख लिया? अब एंड के 4 मिनट देखे। नंदनी बोली सर मैं, क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट बना ही दिया, मेरा काम है अपना 100% कोर्स उस पर करा देना, मैं करा दूंगा, दोनों ही सब्जेक्ट के 100% की जिम्मेदारी ली है, करवाऊंगा। क्या हुआ? क्लास में क्यों? मैंने क्लास में कब बोल दिया? हाँ, तो वो रीजनिंग और इंडेक्स नंबर ना, वो तो सबसे लास्ट में कभी देखा जाएगा, ठीक है, वो बाद में कभी देखा जाएगा, तब तक वहां पे ना मैं खत्म कर दूं। चलो इधर देखो, आज वाली मिस मत करना, आज जो मैं बताऊंगा डिजिट फॉर्म वाला, उसमें से एक क्वेश्चन बराबर रिपीट कभी कभी कर देता है, ठीक है।
और जितने मैं बताऊंगा क्लास में नहीं उतना डिस्कस होता, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, ये देख लेना। चलो, ग्रॉस डोमे सबसे ज्यादा बच्चे ना इसी चैप्टर में ना चैलेंजिंग अपने आप को फील करते हैं। मैंने इसलिए जानबूझ करके सबसे पहले स्टार्ट किया, नहीं तो मेरे लिए सबसे अच्छा था रेशियो, बच्चा खुश है कि नहीं। लेकिन मैंने बोला ना, लाइफ में जब तक चैलेंज ना हो ना मजा नहीं आता, फील तो चाहिए ना भाई, है कि नहीं। तो लाइफ इज कलेक्शन ऑफ चेंजेस, सो डोंट एवॉइड चेंजेस, टेक एवरी चेंज एज ए चैलेंज, है कि नहीं। अरे बस बस, मुजरा ना पेश कर रहा हूं मैं। तो हमने भी जानबूझ करके इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत ही कम बच्चों के समझ में 100% टॉपिक आता है। तो अभी भी नहीं पता आपको? वाह, क्लास में मैंने शेड्यूल लिखवा दिया MWF TTS, और ये भी नहीं पता MWF इकोनॉमिक्स से TTS मैथ से, ये पहले ही बता रखा है हमने। अच्छा, नहीं बेटा, TTS में मैथ्स है। चलो देखो, तो यहां पर क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर है क्या? तो चलिए लिखते हैं बेटा कि इट इज द, और आज जो है सारी 100% वीडियो मेरी आपके बैच में अपलोड हो जाएगी मैथ्स के, ठीक है। अभी मैं क्लास के बाद नीचे बैठूंगा ना तो मैं अपलोड कर दूंगा पूरा। तो इट इज द, बेटा मेरा हमेशा हर वीडियो जो होता है ना वो चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज लिखा रहता है, ठीक है ना। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। अब आसिफ सर वाला भी वीडियो में एक दो दिन में फिर, क्योंकि उतना फिर जमा हो गया है ना तो उसको फिर अरेंज कर दूंगा। अभी तो कुछ चैप्टर अरेंज कर ही दिया था मैंने, अब फिर इतनी वीडियो हो गई उसको फिर अरेंज कर दूंगा। तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द country within a given period, और ब्रैकेट में लिख लेना बेटा 1 ईयर, कि भाई जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होता है उसी की बात करते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज जो हो रहा है तो हम क्वांटिटी की तो बात करेंगे ना, हम तो हमेशा जब भी बात करेंगे किस में, वैल्यू में बात करेंगे ना। किसकी बात करेंगे हम लोग? वैल्यू की बात करेंगे। और अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? प्राइस इनटू, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्राइस का मतलब प्राइस पर यूनिट, प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, और क्यू से किस चीजों को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी या आउटपुट को। क्यू से किसको डिनोट करेंगे हम लोग, क्वांटिटी और आउटपुट। तो जो भी विद इन अ ईयर हम लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, जो भी हम लोग गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो जो वैल्यू है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से आ जाएगा ये हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये होता है बेटा दो तरीके का। कितने तरीके का होगा? तो लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी। कितने तरीके का होगा बेटा? दो तरीके का हमारा जीडीपी होगा। अब दो तरीके का है तो कौन कौन से? तो सबसे पहला,
ठीक बेटा। तो कितने तरीके के होंगे जीडीपी? 2 तरीके का। कौन कौन सा? तो फर्स्ट वन इज नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? जीडीपी एट करंट प्राइस। और दूसरा होता है बेटा रियल जीडीपी, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा और बेस ईयर प्राइस। आप इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कह सकते हैं, या फिर बेस ईयर प्राइस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ बेटा जीडीपी कितने तरीके का? 2 तरीके का। कौन कौन सा? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जो हमारा नॉमिनल जीडीपी होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? जीडीपी एट करंट प्राइस। और जो हमारा रियल जीडीपी होगा वो किस नाम से आ जाएगा? कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस। अब ये बेस ईयर और करंट ईयर का क्या मतलब है, अभी तो हम थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा पंगा ये बेस और करंट का ही हमारा है। तो अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो जीडीपी है वो जीडीपी कितने तरीके का? 2, नॉमिनल और रियल। अब इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई इसमें किस तरीके का चीज आएगा और दोनों का मतलब क्या है। तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहां पर। एक तरफ हमने लिख लिया बेटा ईयर, एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया बेटा प्राइस, और एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया क्वांटिटी। ईयर है, प्राइस है और क्वांटिटी दे रखा है। इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म बना लीजिएगा। अब यहां पर मैं 2015 और 2020 का तुलना कर रहा हूं। कोरोना का इंपैक्ट तो 1 अप्रैल 2020 के बाद ना हुआ है, उससे पहले ही हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 2015 और 2020 का यहां पर क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। 2015 में अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हमने यहां पर मान लीजिए 30 रुपए था, ठीक है, और जो हमारे पास कमोडिटी था वो था बेटा 60। 2020 के अंतर्गत यही प्राइस जो है ये बढ़ करके हो गया बेटा 50 रुपए मान लेता हूं। अब हम सभी जानते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा? कम होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? तो क्वांटिटी हमने घट के मान लेते हैं 50 ले लिया। ओके, पहले कितना था बेटा हमारे पास? 30 और 60। 2015 में क्या था हमारे पास? 30 और 60। और 2020 में कितना है हमारे पास? 50 और 50। अब देखिए ये जो 2015 है ये है बेस ईयर, और ये जो 2020 है ये क्या माना जाएगा बेटा? क्योंकि लेटेस्ट वाला ईयर तो यही दे रखा है ना। अब थोड़े हम बोलेंगे नहीं सर 2025 लिखो। अरे भाई हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें लेटेस्ट कौन सा है, वही हमारे लिए क्या हो गया? करंट ईयर। तो अगर 2020 का हमने डाटा माना है तो 2020 हमारे लिए क्या हो जाएगा? आंख मारे, कंप्यूटर आंख मारे बुर्बक। तो अगर यहां पर अब हम लोग यहां पर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? नॉमिनल जीडीपी। गौर से देखिएगा, तो अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा? निकलना तो वैल्यू है, क्योंकि हमने जीडीपी का मतलब ही बोला क्या? टोटल वैल्यू, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। और नॉमिनल जीडीपी का ऊपर मतलब क्या लिखवाया हमने बेटा? करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ही क्या लिखवाया हमने? करंट प्राइस। तो अगर नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं
तो नॉमिनल प्राइस में करंट प्राइस कितना और क्वांटिटी कितना है, कितना हो गया बेटा वैल्यू 2500, 50 है 2500। अगर नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं तो करंट प्राइस कितना है हमारे पास, P इंटू क्यू ही तो होगा, है ना। तो प्राइस कितना दे रखा है हमारे पास 50 और क्वांटिटी भी उसके ऊपर कितना है, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ गई। लेकिन अगर यहीं पर रियल जीडीपी फाइंड आउट किया जाए, रियल जीडीपी निकाला जाए, तो रियल जीडीपी बराबर क्या होगा बेटा, बेस ईयर प्राइस के ऊपर ना। तो बेस ईयर का प्राइस कितना है 30 और क्वांटिटी कितना, बुर्बक क्वांटिटी तो करंट का ही ना लोगे, वैल्यू कब मेजर करे 2020 में ना। अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, प्राइस का ना अंतर होगा बेटवा, है ना। जब करंट ईयर प्राइस बोला तो 50 ले लिया, और जब बेस ईयर प्राइस बोला तो सिर्फ प्राइस ना बेस ईयर का चेंज करेंगे। तो बेस ईयर का प्राइस कितना था हमारा 30 था, तो हमने प्राइस कितना ले लिया 30, क्वांटिटी कितना है हमारा, कितना आ गया बेटा वैल्यू, अंतर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे तो सेम कोमोडिटी के ऊपर पहले क्या वैल्यू और अब क्या वैल्यू, तभी ना कंपेयर कर पाएंगे। तो पहले 1500 और अब कितना बेटा हमारा 2500। तो अगर कभी भी आपको नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी निकालने के लिए पूछे तो प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगा, एक में करंट प्राइस और एक में बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। ओके, ध्यान रख लोगे, बट मजा तो यहां भी नहीं आएगा। चलो दूसरा नंबर लिखते हैं, हो गया यहां तक। सेकंड नंबर लिखेगा बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, तो इसमें से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 208 में पढ़ भी चुके हैं शुरुआत में। हाँ, तो बस वहीं पे जाना है, पुनर्मुस्को भवा। क्या हुआ, हाँ बढ़िया से साफ सुथरा सब अच्छा है भाई, टेंशन ना ले। तो बैठा रहा हूं, वादा जो किया है वो निभाऊंगा, अब बैठा रहा हूं ना। चलो, और फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगेगी तो जरूर बताइएगा, उसको और बदल देंगे, उसमें कौन सा है, बिल्डिंग तोड़ने के अलावा कुछ भी बोल देना। चलो जी, तो अगर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते तो डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, डिफ्लेटर का मतलब बेटा प्रभाव। अब जैसे अब ये हम लोग कह रहे थे, बताओ इतनी ही कोमोडिटी पहले खरीदते तो 1500 रुपए का पड़ रहा था, अब 2500 रुपए का पड़ रहा है, बताओ कितनी महंगाई बढ़ गई। यही तो है डिफ्लेटर। इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे इतने परसेंट का बदलाव हो गया। और क्या, इज्जत से, जैसे याद है ना चैप्टर 1 में इज्जत से नाम लिया था, फॉर होम टू प्रोड्यूस। दुकान वाला डायरेक्ट कह सकता है रे तोरा औकात नहीं है खरीदने का, तो मारपीट हो जाएगी। लेकिन अगर वही बोलेगा महाशय आपकी बजट से बाहर है, अच्छा अच्छा कोई बात, दिया गाली लेकिन अंग्रेजी में, बात तो वही है ना भाई। तो यहां पर भी नाम वही दे दिया गया है, थोड़ा सा इज्जत से जिसमें पड़ता हो। हाँ, इज्जत से, है कि नहीं, नहीं होता है
अब देखो ना, यहाँ पे चलते हुए जो है अंग्रेजी में गाली दे देते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला सॉरी करके चलता है। हिंदी में गाली दे के देख अगर सर ना फूटे, है कि नहीं? काम ही चालू होता है सर फूटने के बाद, है कि नहीं? कहावत भी है कि दो लोग जो है बड़ी देर से आपस में बहस बाजी कर रहे थे, फिर बीच में एक बिहारी पहुंचा, तब जाके कहीं मारपीट शुरू हुई। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तुमको लड़ाकू दिखते हैं, कहीं से भी नजर आता है लड़ाकू है, हमेशा तो हंसते रहते हैं यार, ठीक है ना? तब मैं लड़ने उड़ने में भी। अच्छा, डिसीजन मेकर बनना है, वाह, सीधा बोल दे कि चौधरी तू हट जा। चलो जी, तो अगर हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को देख रहे हैं, तो क्या होगा? तो चलिए जरा लिखते हैं, द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी gives us a useful measure of inflation known as जीडीपी डिफ्लेटर। क्या यही समझाया था क्या अभी बेटा? बताओ, अभी समझाने के लिए यही बात हमने बताई थी या नहीं बताई थी? कि पहले 1500 का मिल रहा था, 2500 रुपए खर्च हो रहा, बताओ कितनी महंगाई बढ़ गई। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? जीडीपी डिफ्लेटर। द जीडीपी डिफ्लेटर is the ratio of nominal GDP in a given year to real GDP of that year। कि अभी जो हम लोग 2020 का देख रहे थे ना, तो 2020 का क्या नॉमिनल जीडीपी है और 2020 का ही क्या रियल जीडीपी है, इसी के बेसिस पर क्या मिलेगा बेटा हमारा? जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। तो अगर फॉर्मूला के रूप में लिखे तो लिख सकते हैं बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड, लेकिन ये तो निकल जाएगा बेटा हमारा पॉइंट में ना, और काम तो हमारा बनेगा परसेंटेज में, तो इंटू 100 लगा दे तो कोई ऐतराज? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? इंटू 100 करना पड़ेगा ना, तो इंटू 100 कर दिया तो बन गया हमारा परसेंटेज में। ओके, बट मजा फिर भी नहीं आएगा, और आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं 5 सवा 5 तक छोड़ दूंगा, ठीक है ना? हाँ, आज मन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सोचा तो थोड़ा सा पढ़ा के छोड़, क्योंकि अभी 2-3 टॉपिक करेंगे और इससे रिलेटेड 4-5 एग्जाम्पल अपने आईसीआई के बुक में है, वो अभी यहाँ पे निपटा लेंगे तब जाएंगे, उससे पहले ना जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आप लोगों। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया बेटा हमारा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड में रियल जीडीपी इंटू 100। अब जरा इससे रिलेटेड छोटू छोटू एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है बेटवा? चलिए,
हमने लिखा नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 5,000 करोड़। हमारा एक औकात 5,000 रुपया है, तो जीडीपी तो 5,000 रुपया नहीं है ना होगा भाई। तो मान लेते 5,000 करोड़। पाकिस्तान के लिए औकात से बाहर की बात है, वो अलग बात है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया? 5,000 करोड़। और रियल जीडीपी हम लोगों ने मान लिया बेटा, मान लो 2,200 करोड़। बताओ बेटा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? ये तो ऊपर जस्ट फॉर्मूला लगाया, एकदम सिंपल वाला है, कोई बदलाव भी करने की जरूरत ना है। क्या हो गया बेटा? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू, समझ जाओगे ना, नॉमिनल जीडीपी लिखा हुआ है हमने और रियल जीडीपी लिखा हुआ है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हमारा? 5,000 करोड़। और रियल जीडीपी कितना? 2,200 करोड़ इंटू कितना आ गया बेटा? 227.27%। इसका मतलब जो सामान पहले 100 रुपया का मिल रहा था, अब वो 227 रुपए 27 पैसे का मिलेगा। अर्थात 127.27% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये बात आप पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के अंतर्गत। हाँ, 125% लगभग बढ़ गया। ठीक है, ओके। बट मजा फिर भी नहीं आएगा। देखो बेटा, अब इसी में कभी कभी क्या हो सकता है, तीन चीजें हमारे पास है, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तीन में से कोई भी दो देगा तो तीसरा नहीं निकाल लेंगे। तो डिफ्लेटर निकालिए चुके हैं, हो सकता है या तो हमको नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़े या रियल जीडीपी निकालना पड़े। तो फॉर्मूला लिखो या लिखोगे? हाँ, पहले मैं ट्राई करूं ना। तो आसान शब्द में बोले लिखाओ। लिखो बेटवा। कितने प्यार से बेइज्जती करता है रे चोपड़ा। चलो बेटवा लिख लो तनिक। पहले नॉमिनल आता है ना, तो नॉमिनल ही लिखेंगे। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी डिवाइड में, क्योंकि रियल जीडीपी नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो डिफ्लेटर के साथ कौन मल्टीपल हो जाएगा? रियल जीडीपी। और इधर मल्टीपल में 100 है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में 100। और रियल जीडीपी निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा रे? बोलो। तो दोनों पे एक छोटू छोटू क्वेश्चन लिख लेते, लिखने में कौन सा ऐतराज? चोपड़ा साहब मैंने कोशिश कर ली, मैंने कोशिश कर ली। थैंक यू सर। चलो अब इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन लिख ले बेटा। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 1,600 करोड़
जीडीपी डिफ्लेटर is equal to 173. Find real GDP. आ गया? रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉमिनल डिवाइड में जीडीपी डिफ्लेटर इंटू नॉमिनल जीडीपी कितना 1600, जीडीपी डिफ्लेटर कितना इंटू कितना आया 984, 24 दसारिया 8 6, 8 5 5 है ना, तो 6 मान लिया, माफ कर दो, इतना तो मान ही सकता हूं, ठीक है। परसेंटेज लिख रहा है बुर्बक, अरे रियल जीडीपी वैल्यू निकलता है, डिफ्लेटर में परसेंटेज होगा जीवन भाई साहब, ऐसे रियल जीडीपी में परसेंटेज मत लगाओ। रे दादा ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा रे, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटवा। चलिए इसी तरीके से एक नॉमिनल निकालने का भी दे दूं, तो चलिए क्वेश्चन इस तरीके से मान लेते हैं, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 1585 करोड़, जीडीपी डिफ्लेटर 167.33%, फाइंड नॉमिनल जीडीपी। फॉर्मूला सही लिखोगे तो आंसर सही आएगा, फॉर्मूला साफ आंसर साफ, क्या बेटा नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइड में, चलिए रियल जीडीपी कितना 1585, डिफ्लेटर 167.33, तो कितना आ गया 2652.18 करोड़, यही आ रहा ना। ओके, मजा फिर भी ना आएगा, आएगा कभी तो आएगा। चलिए तीसरा पॉइंट लिख लेते, 2 पॉइंट हो गया ना हमारा, पहला जीडीपी और दूसरा जीडीपी डिफ्लेटर। लेकिन यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर में हमने बात करी है इन्फ्लेशन की, तो जरा उसकी भी बात करनी होगी, तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेटा, इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2,
इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2, कि भाई ये जो हमने परसेंटेज अभी निकाला है तो वो कैसे, तो जरा उसकी भी बातें कर लेते हैं। जैसे यहां तो वैल्यू निकल गया कि 227.27% निकला था ना अभी, हमने बाद में फिर क्या बोला, नहीं भैया 127% का वृद्धि हुआ है, क्योंकि तो हमने कॉस्ट माना ही है माना। तो चलिए जरा इसके बेसिस पर अगर देखें तो कहता है इसका फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2, Y2 का मतलब बेटा ईयर 2, माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 डिवाइड जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइड जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इंटू 100। लेकिन इसको भी समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल अगर हो जाए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों की दया कृपा से वो भी काम कर लेते हैं। एक छोटू सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर इधर हमने लिखा जीडीपी डिफ्लेटर ईयर, क्या लिखा हमने बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर ईयर। अब ईयर लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख लिया हमने जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, अब अभी हम लोग अगर यहां पर देखें तो अभी 2025 चल रहा है, तो हम लोग 23 और 24 को कंपेयर करके देख लेते हैं कि 2023 में क्या महाभारत हुआ और 2024 के बेसिस पर क्या हुआ, फिर देखते हैं। मान लेता हूं 2023 का जीडीपी डिफ्लेटर है बेटा 140 और 2024 का डिफ्लेटर है बेटा 180। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं ना। तो हमने 2023 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना मान लिया, 140, और 2024 का डिफ्लेटर कितना मान लिया हमने। तो बेटा एक वो बताओ, ये तो हमारा हो गया ईयर 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा। अब फॉर्मूले पे लगाने में कोई दिक्कत बेटा। तो अगर आपसे पूछेगा बताओ इन्फ्लेशन इन ईयर 2 कितना है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2, तो क्या होगा बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइड में जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर। तो ईयर 2 का डिफ्लेटर कितना, 180। ईयर 1 का डिफ्लेटर कितना बेटा बताओ, 140, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा। लेकिन इससे जो वैल्यू आएगा ना ये तो आएगा पॉइंट में, और आंसर हमको क्या चाहिए बेटा, रेट लगा दिया ना हमने। तो रेट हमेशा किस में, परसेंटेज में ना। तो यहां पर भी चाहे तो हम मल्टीपल 100 और यहां भी क्या कर दें, देख रहे हो यहां पर भी फॉर्मूले में क्या था, ये नहीं किया था हमने, क्योंकि वैल्यू हमेशा किस में देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब बताइए क्या हो गया बेटा, 40 डिवाइड में 140 इंटू, तो कितना हो गया 28 मतलब 28.5% महंगाई बढ़ गई या नहीं बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले, है 2023 के मुकाबले 2024 में 28.57% महंगाई क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है।
क्या हो गया हमारा 28.57% महंगाई बढ़ गई। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्फ्लेशन रेट दे देगा तो बाकी कोई एक निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? पक्की वाली बात। क्वेश्चन दो बनाने। महंगाई बढ़ जाना, महंगाई बढ़ जाना डिफरेंस, क्योंकि हम वैल्यू की बात करते हैं ना बेटा, इसलिए तो मैं बार बार जोर दे रहा हूं। वो बोल रहा है प्राइस, मैंने क्या बोला महंगाई, वो बोल रहा है प्राइस में, क्योंकि वैल्यू की बात करते हैं ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी ऊपर ना लिखा था हमने, है कि नहीं? तो वैल्यू चेंज से ना देखेंगे। चलो, समझने के लिए आप तो ऐसे बोल सकते हो कि पहले के मुकाबले कीमत जो है 28.57% बढ़ गई है, तभी तो वैल्यू पे अंतर पड़ेगा। ऐसे भी समझने के लिए बोल सकते हैं। ओके मॉनिटर साहब, यो अब अगर इसमें बात करें, यहां तक सबने टेप लिया, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दो। चलिए जा, if GDP deflator of year 1 is 145 and inflation rate is 60%, find GDP deflator of year 2। तो आप लोगों के सिर्फ क्लास बदली जा रही है, शेड्यूल सेम है, ठीक है? MWF में पहले लॉ की क्लास, फिर मैथ्स की क्लास, फिर उसके बाद इको की क्लास, फिर उसके बाद अकाउंट्स की क्लास। TTS में पहले अकाउंट्स की क्लास, फिर लॉ की क्लास, फिर मैथ्स की क्लास, फिर हमें झेलिए। कितना आ रहा है? नहीं आया? गुर्दे लाल कर दूंगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? इतना इजी तो है बेटा। IR बोले तो इन्फ्लेशन रेट। IR बराबर क्या बोला था? GDP डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस GDP डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइड GDP डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इंटू 100। IR आपको दे रखा है बेटा 60 इज इक्वल टू डिफ्लेटर ईयर 2 का कुछ नहीं तो x मान लिया, 1 का कितना दे रखा है, डिवाइड 145 इंटू 100, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 60 इंटू 145 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू x माइनस 145। अब 145 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 145 प्लस 60 इंटू 145 डिवाइड में 100। बताओ कितना आया बेटा? 200। एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है? क्या बात है, अंदाजा सही लगा। जोड़ दो बस आ जाएगा, वही तो बात यहाँ वही निकली है। वो अपना तय, पहले कंसेप्ट भी तो बताना है रे बुड़बक। अब कैलकुलेटर सभी के पास है, कैलकुलेटर पे लिखो 145 प्लस का बटन दबाओ, 60 लिखो, परसेंटेज का जहां पे बटन दिख रहा हो दबा दो।
आगवा ठीक हुआ, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ईयर 1 दिया हुआ था तो आपने निकाल लिया, ईयर 2 दिया होता तो नहीं निकालते हैं, बट फिर भी निकाल सकते हैं आप। आपने आफ्टर और बिफोर कमीशन पढ़ा हुआ है। कॉस्ट में 20%, सेल्स का 16.67% होता है। कॉस्ट पर 25%, सेल्स का 20%, कॉस्ट का 1/3, सेल्स का 1/4। आज ही पढ़े हैं। वो नियम अगर अप्लाई कर दोगे तो ईयर 2 वाला भी निकल जाएगा, बट यहां प्लस किए वहां माइनस करेंगे। ओके यो, तो देख रहे हो हर जगह का कंसेप्ट कहीं ना कहीं उठा पटक होता है, नहीं होता है। चलो, मुझे तो थोड़ा सा इसलिए याद है कि कभी कंसाइनमेंट चैप्टर होता था, उसमें इसका ज्यादा जरूरत पड़ता था। चलो यहां तक कर लिया, एक और क्वेश्चन दे दे, बोलिए। अगर समझ में आ रहा हो तो, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले इतना नहीं लिखवाया था, पहले ये सब एग्जांपल नहीं करवाता था ना इतना। एग्जांपल करवाए थे? हाँ हाँ, एग्जांपल नहीं करवाया होगा। एग्जांपल लिखो बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 is 240 and inflation rate is 33.33%। परसेंट नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1। बताओ कितना आएगा आंसर जल्दी। पूरा सॉल्व किया है? पूरा सॉल्व कर कैलकुलेटर से। हाँ सही है। इसीलिए तो पहले हम कैलकुलेटर नहीं बताए थे। अरे देखो ना, 33% है, घट के 25% हो गया। 240 माइनस 25% करो तो कैलकुलेटर पे देखो तो कितना आ रहा है। अभी तो सेल्स और कॉस्ट वाला बताया था। उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, घटना ना पड़ेगा तो फिर। चलो देखो इधर करते हैं हम लोग नॉर्मल, पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, क्या पता ये कंसेप्ट ध्यान रहे या ना रहे, फिर गलत कर जाओ तुम लोग। और ऑप्शन हमेशा वो जरूर दिया रहता है जो पहले तुम सोचते हो। ठीक है ना, तो इसलिए उस भावनाओं में तो बहना नहीं ना। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या था हमारा, आई आर इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइड जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इंटू, चलो आई आर कितना दे रखा है बेटा, 33 पॉइंट, ईयर 2 का वैल्यू कितना
x डिवाइड x इंटू 100 कर सकते हैं बेटा। उधर का 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन है ना। तो 33.33 बाय 100x इज इक्वल टू 240 माइनस एक्स। एक्स बा को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.3333x इज इक्वल टू प्लस एक्स ना, इज इक्वल टू 240 और 1.3333x इज इक्वल टू 240 और x इज इक्वल टू 240 डिवाइड में 1.33 कितना आ रहा है बेटा, क्या, अरे 180 नॉर्मल लिखना, क्योंकि ये 33.33 चलता जाता है ना, तो हमने 2 डिजिट तक माना था, तो 180 आ रहा है ना बेटा सबका। और इसी को हमने क्या बोला था, डायरेक्ट 33% कॉस्ट पे, और लास्ट वाली वैल्यू इसका मतलब सेल्स गिवन है, तो सेल्स का 25%, तो 240 माइनस 25%, ऐसे करके समझने के लिए। क्या हुआ, हाँ तो 1/3 तो 1/4 ना, ओके। यो 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 हो गया बेटा। तो अब तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा ना, अब तो एग्जांपल देने की जरूरत ना है, पक्का लॉक कर दिया जाए। अरे चलो लगे हाथ लिखो डेप्रिसिएशन। बेटा आज पढ़ाने का मन नहीं है इसलिए कम ही लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। लिखो बेटा, डेप्रिसिएशन सनई सनई घिसावट। बस लास्ट टॉपिक करवा रहा हूं, अब नहीं करवाऊंगा ज्यादा, ऐसा सोच सकते हो। कौन सा 4th पॉइंट है ना बेटा, डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक नाम दिया जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। भाई 1 लाख का आपने मशीन खरीदा, 80,000 का हो गया, मतलब 20,000 निचोड़ गए, कंजम्पशन 20,000, वैल्यू में रिडक्शन 20,000, तो आप डेप्रिसिएशन कह दो, या कभी कभी आपके क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी आ सकता है। फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ इसका मतलब जिसको आप लोग फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बोल देते हो, ठीक है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल कह दे तो वही हमारा होगा। तो जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन बराबर होगा ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। भाई 1 लाख का मशीन है, 80,000 का रह गया, तो ग्रॉस वैल्यू कितना 1 लाख, और नेट वैल्यू कितना जो अभी वर्तमान में है 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस कर दिया तो 20,000 हमारा क्या हो गया बेटा, डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया हमारा, तो इसमें से ये जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जीडीपी जिसको लिखते थे हम लोग, तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के काम आएगा हमारा। किस में आएगा बेटा हमारा, ग्रॉस से नेट में। जैसे अगर जीडीपी एमपी लिख देते हैं हम लोग, अब ये एमपी वगैरह क्या होता है वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, उसके लिए ना टेंशन कर, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वगैरह की भी तो बात करनी है आगे। तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना, कहीं भी अगर ग्रॉस है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नेट में कन्वर्ट होएगा। तो लिखिएगा बेटा जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये बात करेंगे अगली क्लास में, इसको देखेंगे हम लोग।
फिर उसके बाद अगर नेट है एनडीपीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन, तो भाई अगर नेट में हमने बोला कि देखो 80,000 का मशीन है, अब 20,000 इसमें से डेप्रिसिएशन हुआ था, तो 80 प्लस 20 बोलेंगे बताओ मशीन कितने का खरीदा गया होगा? 1 लाख। तो जोड़ दिया ही नहीं, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? जीडीपी एमपी। बस ये 2 फॉर्मूला इसमें अभी आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा और कुछ इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बोलिए। तो आज यहीं तक ध्यान रखिए, कल से वहां पर तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, कल से U86 सेकेंड फ्लोर रूम नंबर 208 लेफ्ट साइड वाला रूम है। ओके, धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। सुबह मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगा 8:45 बजे। 8:45 मैं तो 8:45 मिल जाऊंगा।